नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लाए हैं। ये देश के लिए कितनी खुशी की बात है कि उसको अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने का मौका मिला है, देश की सेना को शाबाशी देने का मौका मिला है। हम इसी स्टूडियो में बैठकर जब देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच है या नहीं, ये सवाल उठा रहे थे, और जब प्रधानमंत्री ने साबित किया कि सीना 56 इंच से भी बड़ा है, तब उनको शाबाशी देना जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि अब तक इस देश के सारे कवि भी ये कहते थे कि हमारी सेना तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन दिल्ली में कायरता है। पहली बार दिल्ली ने कायरता छोड़ी और इस देश के सेना को हिम्मत दी, हौसला दिया और कहा कि सीमा पार जाकर अपनी हिम्मत दिखाओ। दुश्मन के घर में घुसकर उन्होंने एक कार्रवाई की। आज का बिंदास शुरू होने के पहले सवेरे जब ये ब्रेकिंग न्यूज आई तो मेरे गांव के मित्र ने मुझे फोन किया कि सुरेश, ये चैनलों वाले सारे सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो जब मैंने उसको घटना बताई तो उसने कहा, एक लाइन में बोलो ना कि पाक के अंदर घुसकर मारा, घुसकर ठोका। हिंदुस्तान ने पाक के अंदर घुसकर ठोका है और इस ठोकने का हिंदुस्तानी सेना को श्रेय देना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि कायर दिल्ली ने हमेशा ही घुटने टेके और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से लेकर तमाम बहाने क्यों ना हो, सेना को कभी भी खुले हाथ नहीं छोड़े। लेकिन राजा बदला, सेना भी बदली, और जैसे अब की बार मोदी सरकार, तो अब हुआ अब की बार हिंदुस्तान की सेना सीमा पार। तमाम नारे हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर और प्रत्यक्ष जमीन पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा आज बिंदास का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी एक विशेष बिंदास बोल करेंगे। और हम कभी टीका टिप्पणी या विरोध भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, तो अच्छे काम का समर्थन भी करते हैं। ये देखने के लिए बिंदास बोल भी करेंगे। हर सारे कॉलर को अपनी बात रखने का हम मौका भी देंगे। हमारे साथ विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दे को विस्तार से देखते हैं। जवानों की शहादत का बदला लिया जा रहा है। पाकिस्तानी आतंकियों को घुसकर मार रही है हमारी सेना। सर्जिकल स्ट्राइक में सेना ने 38 आतंकियों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना अपनी कमजोरी मानने के लिए तैयार नहीं। वहीं भारतीय सेना के जाबाजों ने सैनिकों की शहादत के गम में डूबे देशवासियों को दिवाली मनाने का मौका दे दिया। जी हां, भारतीय सेना ने आतंकियों का खात्मा करके रात में एलओसी पर दिवाली मनाई। उरी हमले में हमारे 18 जवान शहीद हुए थे। तब रक्षा मंत्री ने कहा था कि आर्मी बात नहीं करती, हमला करती है। आर्मी ने 38 आतंकियों का खात्मा करके रक्षा मंत्री की बात को पुख्ता कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे सैनिकों की शहादत जाया नहीं जाएगी। उरी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उरी हमले के बाद सेना ने कहा था कि अब हम तय करेंगे कहां हमला होगा, किस समय हमला होगा, किस पर हमला होगा। आज आर्मी ने यह बता दिया कि सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को कहीं से भी उड़ा सकती है। ऐसे में अब आतंकियों की कहीं भी खैर नहीं है। आतंकी अब पाकिस्तान में खुले नहीं घूम सकेंगे। अब पाकिस्तान आतंकियों को आसानी से नहीं बचा पाएगा। हाफिज सईद जैसे आतंकी गुलाम कश्मीर से अफगानिस्तान सीमा की ओर भाग गए हैं। अजहर महमूद पाकिस्तानी सेना के बंकरों में छुपा बैठा है। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर के आतंकी शिविरों को रिहायशी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तानी आतंकियों में खलबली मची है। वहीं पाकिस्तानी सेना आतंकियों को बचाने के हर रास्ते की तलाश में लगी हुई है। अब पाकिस्तान को भारतीय सेना ने बता दिया, आतंकियों के सपोर्टर पाकिस्तान की खैर नहीं। ऐसे में हर ओर से सेना और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे लोग। भारतीय सेना पर हर देशवासी को आज गर्व हो रहा है। लोग कह रहे हैं, मोदी ने बदला ले लिया। सेना ने देशवासियों को दिवाली मनाने का एक और मौका दे दिया। धन्यवाद प्रधानमंत्री, धन्यवाद सेना। हमारे साथ पाकिस्तान से
एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े जिनको आप सुदर्शन पर अन्य समय पर भी देखते होंगे। नुसरत अमीन जी, आपको जाना, इसलिए आपसे शुरुआत करके मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पाकिस्तान का मीडिया कम से कम पाकिस्तानी राजनेताओं की आंखें खोलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम्म। आज जो कुछ भी हुआ हम्म। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से, तो उसमें उसको हिंदुस्तान का मीडिया भारत की जीत कह रहा है। इसके ऊपर मेरा एक पहला जो रिएक्शन है वो ये है कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान की जीत का आज पहला दिन है। वो इस तरह के, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो जिस इलाके में आपने घुस के कार्रवाई की है, बकौल आपके, आपने उसको पाकिस्तान कहा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब तक उस इलाके को इंडिया ने पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया है। और सिर्फ आपने नहीं कहा, और सिर्फ होस्ट जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने नहीं कहा। इससे पहले जो रिपोर्ट चली है, उसके बाद जो रिपोर्ट चली, उस जिस रिपोर्टर ने या जिस प्रोड्यूसर ने वो रिपोर्ट बनाई है, उसने भी ये जुमला कहा कि आज इंडियन सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा। तो ये जीत नुसरत पाकिस्तान अमीन की है। जी, गिरे तो ये तो भी जीत टांग पाकिस्तान ऊपर। की है कि आप आज तकनीकी पहलू आजाद निकालेंगे कश्मीर या को आप भी मान पाकिस्तान करेंगे कि तस्लीम कम कर से लिया। कम घुसकर मारा है? कश्मीर तो हिंदुस्तान का था ही, और हम तो अखंड भारत मानने वाले, पाकिस्तान भी हमारा लेकर रहेंगे। नहीं, वो तो एक आपका जोश और एक एग्रेशन की जो नारा बात है, करी थी वो आपने, सही है आपका। जोश आप हो नारा सकता नहीं, है ये उस इसी नारे पे धरती आप पर कायम आपकी रहें। आंखों के लेकिन सामने, अभी आपके तो बच्चे ने आपकी डिप्लोमेटिक आंखों के टर्म्स सामने में बात वास्तव कर रहा हूँ, होगा। अभी तो बायलैटरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जिसको हिंदुस्तान भी मानता है। हिंदुस्तान की स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को मानती है, चाहे गलत माने चाहे सही माने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मानती है, बायलैटरल टॉक्स को मानती है, निगोशिएशंस को मानती है, वॉर को मानती है। तो फिर वो दूसरा मुल्क कैसे नहीं हुआ? ठीक है जी, वो एक अखंड भारत वाली बात, वो ठीक है, एक हिस्ट्री है, जो कुछ भी है। और अगर कोई ऐसा ये सोचता है तो भविष्य भी उसको होगा, इसका ये ऐसा भविष्य भी होगा। ऐसा और आप ऐसा ही लोग सोचना आएंगे इस देश के प्रधानमंत्री के पास कि या हमारे नेताओं से हमको मुक्ति मिला दिलाओ, जैसे जैसे कि बलूचिया आए ना कि हमको इन गद्दारों से, बेईमानों से, लुटेरों से मुक्ति दिलाओ, वैसे आप लोग भी आएंगे। हो गई है। जो कुछ आज हुआ उस पे सुबह से काफी कुछ बात हुई है। आपके चैनल पे भी पिछले प्रोग्राम में काफी बात हो गई। लेकिन जो नई बात है, जो मुख्तलिफ बात है, वो ये कि आपके प्रोग्राम ने एस्टेब्लिश कर दिया कि आजाद बिल्कुल कश्मीर नहीं, पाकिस्तान है। गुलाम कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है और रहेगा। हमारे साथ दो विशेष अतिथि और जुड़े, और हिंदुस्तान की जनता भी बड़े पैमाने पर फोन पर, स्काइप पर और सोशल मीडिया के द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ी रहती है। हमारे साथ इस वक्त आरपी सिंह जी है। सिंह जी, आपका स्वागत है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है जवान के साहब कि पहले तो पाकिस्तानी मित्रों को बताना होगा कि भारतीय सेना ने जो हमें टारगेट सिलेक्ट किए हैं आवाज नहीं आ रही। वो 350 किलोमीटर के दायरे में किए हैं। पहला टारगेट केल एरिया में हुआ है। केल वो जगह है जहां से 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर दुस्साहस करके हमला किया था। दूसरा है लिप्पा वैली, इसमें कि 1971 में भारतीय सेना ने पूरा काफिर खान रेंज पकड़ लिया था, और हम बिल्कुल जो मुजफ्फराबाद कैपिटल है पीओके का, उसको ऊपर से देख रहे हैं। और तीसरा एरिया है बिम्बर, जहां पर के 12 डिवीजन ऑफ पाकिस्तान आर्मी 65 में ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन चल रहा था बड़े धूमधाम के साथ, और उसमें यहिया खान को इतनी बुरी तरह से मार पड़ी थी कि वो बिल्कुल वहां से भाग गए थे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का मकसद ये बताना चाह रहे हैं कि हम अगर पाकिस्तान वालों तुम अगर हिस्ट्री भूल गए 65 की, 71 की और 1990, तो हम तुम्हें याद दिला रहे हैं, मत दुस्साहस करो, आप रहो, हम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहते हैं, खुश रहो। मोदी साहब ने आपको घर में जाके वहां पे आपकी माता जी के, प्रधानमंत्री के चरण छुए, उनको प्रेजेंट दिए, उनको सब कुछ किया, और आपने वो नहीं माना, तो हमें ये भी करना होता है। बिल्कुल। हमारे साथ अनिल हरनाल जी भी है। अनिल जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो आज़ाद कश्मीर का सपना है, ये आप भूल जाएं। आज़ाद कश्मीर कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आप बोलते हैं, हम बोलते हैं कश्मीर। ये पूरा हिस्सा हमारा है। कोई एग्रेशन नहीं थी, हमने अपने इलाके में जाके आतंकवादी मारे। ये आप पहले ये बात समझें, और हम मारते रहेंगे। आपने कहीं मैंने सुना, किसी ने बोला कि वानी की हत्या की गई। अरे, ऐसे वानियों की हम 1000 बार हत्या करेंगे। क्या चीज़ थी वो? आतंकवादी।
आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस, पाकिस्तान आर्मी के हथियार, पाकिस्तान आर्मी के जीपीएस, कौन सा शहीद था वो? तो इस मामले मैंने को तो आप शहीद यही कहा ही रहने नहीं, दें। मैंने तो शहीद कहा ही नहीं। मैंने तो ये आपने कहा बोला कि कि नहीं, उसका आपने कत्ल नहीं, किया आपके गया। प्रधानमंत्री कत्ल का ने क्या कहा, मतलब होता है? कत्ल का आपके क्या मतलब प्रधानमंत्री होता है? ने कहा, कत्ल का क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री ने कहा, यूएन जनरल असेंबली में कहा। कत्ल कहा था मैंने, नहीं नहीं, यूएन जनरल असेंबली में कहा। अरे यार, सोच समझ के बात करिए, जो भी आप करते हैं। सब सिविलाइज्ड नेशन है, वी आर नॉट बनाना रिपब्लिक्स। तो ये कब तक चलेगा आतंकवाद? और ये जो ऐसा आज रात को जो हुआ था, हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, और नुसरत अगर नसीम आपके साहब, काम ऐसे ही आपको- रहे आपने तो कम ये से कम सर्जिकल विरोध स्ट्राइक करना चलते चाहिए रहेंगे। था जब उसके नाम से ट्रेन चलाई थी पाकिस्तान में। ट्रेन पे स्टिकर पोस्टर लगा के देश भर में घुमाई थी। किसकी बात कर रहे हैं? वानी, मैं वानी की बात कर रहा हूं। इस वानी के पोस्टर आपके देश में लगाकर ट्रेन घुमाई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बात करते हैं? चलिए, थोड़ी देर में हम आपको वीडियो भी दिखा देते हैं। दिखाइए। हाँ, थोड़ी मेरे देर पास में दिखा दें। वीडियो हमारे नहीं। साथ कई कॉलर जुड़े, मेरे उनके पास भी मेरे चलते पास- हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, मैं सैनिकों के घर से किशोर कुमार शर्मा चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ इस वक्त। वाह, बोलिए। देखिए, हम तो शुरू से ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को अब सबूत या कोई डोजियर की जरूरत नहीं है। अगर इनको कोई जरूरत है तो वो डोज की जरूरत है। वाह, ये मसला 1948 में भी हल हो सकता था, 1971 में भी हल हो सकता था। बस हमारी भारत सरकार हर बार ढीली पड़ जाती है। लेकिन अब जरूरत ये है कि एक स्ट्राइक काफी नहीं है, 2-3 स्ट्राइक और करोगे तो ये सब घुटनों के बल सीधे होके बैठ जाएंगे। धन्यवाद। अमीन साहब, आपको आपके प्रधानमंत्री ने यूएन में क्या बोला था, जरा इसको सुनाते हैं। demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women. अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। नुसरत आमीन जी, कम से कम आप तो बात बदलिए मत। नहीं, क्या आप तवक्का कर रहे हैं कि मैं बदलूंगा बात? कौन सी बात आपके बदलूंगा? प्रधानमंत्री एक आतंकवादी को, हिंदुस्तान के देशद्रोहियों को, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले को एक यंग लीडर कहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो बात करें तो आप उसका जवाब मुझसे मांगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं नवाज शरीफ चलिए, को कम से इस कम तरह- आपने सुन अपने ले मेरी- प्रधानमंत्री के सुन ले बाद मेरी- से अपने आप को दूर तो किया। नहीं, हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लें आप कि मैं इस हद तक नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी के कत्ल पे, उसके हलाक होने पे आवाज उठाई जिसको बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी सबूत के आतंकवादी करार देके मार दिया गया। और उसके बाद जो कुछ भी वहां हुआ वो अभी तक सिलसिला जारी है और जाहिर है कि उसकी एक बौखलाहट इसी है। की कीमत आपको चुकानी मैं पड़ी समझता है। ऐसे वानियों के देखिए- अगर वानी बनोगे तो और अंदर घुस के मारेंगे। देखिए बात ये है कि ओसामा बिन लादेन कॉन्ट्रडिक्शन का है वही आपके बोला अंदर। आपने कभी कि आप मुकदमा बोलते हैं नहीं कि हम अंदर नहीं घुसे, हमने तो अपने मुल्क में कार्रवाई की है, और फिर आप कभी कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुसे। एक बात, पहले तो इंटेलेक्चुअली आपको करेक्ट होना बड़ा जरूरी है, नहीं, पहले पॉलिटिकली तो और मुझे ये बताइए कि आपने नंबर ओसामा वन। बिन लादेन का क्यों नहीं पूछा कि मुकदमा क्यों अच्छा, नहीं हुआ? अच्छा, नंबर वन ये, नंबर टू ये कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है इन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को देख के, इस बौखलाहट को देख के ऐसा लगता है कि शायद रूस का पाकिस्तान से करीब आना, चाइना का मेगा प्रोजेक्ट्स में बलूचिस्तान को डेवलप करना, बलूचिस्तान आपकी दूसरों दुखती के रग नाम है, लेके, उसको- रूस का उसको नाम चीन- लेके, कभी चाइना का नाम लेके, इसके पहले 4-5 दशक तक अमेरिका का नाम लेके, खुद की तो अमेरिका कुछ भी- औकात बनानी चाहिए अमेरिका भी- पाकिस्तान ने। अमेरिका भी। दूसरे के जो आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, मैं अभी ये फैसला नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप सीनियर आदमी हैं।
लेकिन मैं ये फैसला नहीं कर सकता। मैं एक मेहनतकश मजदूर आदमी हूँ और मैंने जिंदगी को देखा है कि वो किस तरह पलटा खाती है। तो अभी मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि सबक किसने सीखा है और कौन सीखेगा। अभी फिलहाल मैं ये इतना जरूर जानता हूँ, ये कहने की मुझे आप इजाजत दें कि जो कुछ आज हुआ है और जो कुछ हिंदुस्तान जिस तरह उसे बयान कर रहा है, अगर वही सब कुछ हुआ है, वही सब कुछ सच है, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई सोल्यूशन जो हिंदुस्तान चाहता है जिस तरीके से, वो उसको नहीं मिलेगा। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर भी है, आरपी सिंह जी भी है, हमारे साथ अनिल जी भी है, इनकी बात भी लेंगे। अनिल जी, इनकी बात तो ये पाकिस्तान का मतलब ये तो सज्जन आदमी है, इसलिए हम इनको लेते रहते हैं, पत्रकार है, अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन अपनी देश का पक्ष रखने के लिए इनको तो आज थोड़ी सर्कस तो करनी पड़ेगी ना। जरूर जरूर जरूर, आप ठीक बोल रहे हैं। जो मतलब आप मुझे ये बताइए कि आपके देश में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है पॉलिटिक्स आर्मी वगैरह के बीच में। आपके प्रधानमंत्री सुबह कुछ कहते हैं कि 2 सैनिक मारे गए, आपके विदेश मंत्री बोलते हैं हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब किसकी बात सुने? कौन एक प्रवक्ता है पाकिस्तान का जो ठीक बात कर रहा हो हमारे से? और आमीन साहब को हमने लिया तो ये भी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की हर बात का जवाब नहीं दे सकता, तो कोई किसी का है ही नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल काम है ना। देखें, बात यह है कि इंटेंशंस बड़ी बड़ी काउंट करती हैं। आप कोई इंटेंशंस हम किसी के आदमी के दिमाग में तो नहीं देख सकते, जो वो बोलेंगे हम तो वही सुनेंगे ना। आई कैन नॉट लुक इनटू द माइंड टू जज इंटेंशंस। तो चेयरमैन साहब प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरा ख्याल चैनल की पॉलिसी यही है कि एक को बोलने दो, दूसरे को नहीं बोलने दो। मुझे तो ये तो आज तो पॉलिसी सामने आ रही है। पहली बार किसी पाकिस्तानी को लिया है, वो भी आप सुदर्शन पे हमेशा आते हैं, मैं आपको सुनता रहता हूं, बहुत बार आप ठीक बात करते हैं, इसलिए लिया है। तो आप और मैं आज आपके ऊपर इतना हमला भी नहीं करना चाहता कि हिंदुस्तान के चैनलों पर आने वाला एक पाकिस्तानी पत्रकार को वहां के लोग घर में घुस के कुछ कर दे। मैं आपकी सुरक्षितता का भी ध्यान रख रहा हूं। नहीं, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में, और मेरा ख्याल है कि इस तरीके से सोचना आपका ठीक नहीं है। पहले भी आपने जंगें लड़ी हैं और जीती भी हैं, तो आपने देख लिया कि जंग हारना तो छोड़ दें, जीतने पर आपने क्या कर लिया। क्या पाकिस्तान से जो कुछ आपकी डिमांड्स थी वो मिल गई आपको? जंग जीती लेकिन हम टेबल पे हार गए। देखिए बात यह है कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि जी मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना है, और आप मुझे बिठाकर प्रोग्राम में मेरे लिए सर्कस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोफेशनली ये आपकी जो अप्रोच है, मुझे लगता है कभी कभी दूसरे प्रोग्राम में लगता है मुझे ट्रिकल डाउन हो रही है, एंकर्स में भी वो भी इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल है कि देखें, आप एक तरफ तो जंग कर ही रहे हैं, इस तरीके से अगर यहाँ पर भी आप ये सर्कस और ये लतीफेबाजी और इस तरह के जो ऑब्नॉक्शियस अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो आज तो शायद मैं बैठ रहा हूँ, हो सकता है कल मैं अवॉइड करूं। शब्द हमको नहीं आते ना, इतना अच्छा शब्द तो पाकिस्तानी कभी नहीं बोलते। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। शायद आरपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं पाकिस्तान मित्र को यह कहना चाहता हूँ कि हमारी इंटेंशन कभी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी नहीं रही है। 47 से लेके आज तक हमारी इंटेंशन हमेशा दोस्ती की रही है। 1971 में जिसमें कि मैंने हिस्सा लिया था, उस लड़ाई के अंदर 93,500 जवान आपके यहाँ पे हमारे पास कैद थे, हमने गुडविल करके छोड़ दिया। भुट्टो साहब ने बोला कि जो 200 वार क्रिमिनल हैं उनके ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे, और मुकदमा नहीं चलाया, उनको भी हमने छोड़ दिया। आपकी बात पे विश्वास किया। इसी प्रकार से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग सेरेमनी पे बुलाया, उनके घर में गए, उनकी कोई नाती पोती का इसका शादी थी, उस पर मुबारक दी, केक खाया, जन्मदिन की मुबारक दी, माता जी के पैरों को हाथ लगाया। इतना गुडविल से बात की, इसके ऊपर क्या कर सकता आदमी, बताइए मेरे को। बिल्कुल। उसके बाद आप पठानकोट किया। पठानकोट पे हमने बोला कि देखिए आपको ये सबूत दे रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए। आपने एक टीम भेज के उसके बाद हमारी टीम को नहीं आ जाने दिया। ये कहाँ की शराफत है साहब। उसके बाद उड़ी कर दिया। अब देखिए, हमारी भी सीमा है। आप 71 में भी इसी प्रकार से जिंगोइज्म करते थे। 71 में मेरे को याद है कि पूरी BBC के ऊपर, टीवी के ऊपर दिखाया जाता था, इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि क्रश इंडिया। और साहब अपना जो याया खान थे, उन्होंने धमकी दी थी कि 10 दिन के अंदर पाकिस्तान खत्म कर देंगे, हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, और आपने आधा पाकिस्तान खो दिया था। अब मत ये शरारत में पड़िए।
भगवान के लिए आप अपना घर में शांति से रहिए और आपको कोई हिंदुस्तान से तकलीफ नहीं होगी। मगर यदि आप बार बार उंगली करोगे तो फिर तो हाथ काट लिया जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बिकॉज मैं सेना में 36 साल सर्विस की है। मुझे मालूम है काबिलियत क्या है पाकिस्तान आर्मी की, मुझे मालूम है कि काबिलियत क्या है हिंदुस्तान आर्मी की। अमीन जी। जी, अब आप कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वही मैं बात करूंगा कि पहले भी मैं एक डिस्कशन में बैठ चुका हूं। एक तरफ मुझे कश्मीर, लगता है एक दूसरी तरफ कैपेबिलिटी की पे पाकिस्तान। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं आमीन जी, उसको सीमा पर ही देख लेते हैं। आपको भी ब्रेक के बाद जाना है, लेकिन फिर भी आप आधा घंटा रुके, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हम आपसे ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय और जिसमें आपको भी थोड़ी सुविधा महसूस हो, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वहाँ के ऐसे पत्रकार जो कम से कम वहाँ के लोगों के न्याय अधिकारों के लिए लड़ते हैं, आपके जैसे लोग, जियो चैनल, जो कि मैं आपके चैनल को ये भी क्रेडिट दूंगा कि जब हमारा मुंबई हमले का आरोपी पकड़ा गया था तो आप ही लोगों ने उसको पाकिस्तानी ये साबित करके दिखाया था, इसलिए उसका क्रेडिट हम आपको देना चाहेंगे। और हम आपके बजाय आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके जो सेना के लोग हिंदुस्तान को टकराने की और धमकी देती है, उनको सीमा पर मिलेंगे। ब्रेक पे रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने धन्यवाद प्रधानमंत्री और शाबाश सेना के जवानों को दे रहे। तमाम कॉलर अपनी बात को रख रहे। जो लोग स्काइप पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हो, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया की आपकी प्रतिक्रिया को भी हम स्क्रीन पर कुछ दिखा रहे। बहुत प्रतिक्रिया आई है, लेकिन कुछ रोचक प्रतिक्रियाएं या कुछ प्रेरक प्रतिक्रिया भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ विशेष अतिथि भी जुड़े। एक प्रतिक्रिया है, रुपेश बिहार से कहते हैं कि अब भी किसी को शंका है तो भाड़ में जाए। हालांकि शब्द गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय सेना ने पीओके में 40 से ज्यादा आतंकवादियों को 72 हुरों के पास भेज दिया है। ये 56 इंच का सीना। बार बार आज तमाम जितनी भी सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रही है, उन सब में मोदी जी को बधाई दी जा रही है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब तक ये नहीं हुआ। 15 लाख रुपए जिसे चाहिए वो कटोरा लेकर बैठा रहे। मेरे वोट की कीमत आज वसूल हो गई, हर पुल लिख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया में। मनीष कोटवानी लिखते हैं, मोदी और आर्मी आगे बढ़ो। ये अरविंद कुमार है जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तमाम ऐसी प्रतिक्रिया भी कॉल के दौरान आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे और आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे सुदर्शन न्यूज के विभिन्न सोशल मीडिया के हैंडल पर दीजिए। हम उसको आपके सामने स्क्रीन पर फोटो के साथ दिखाएंगे। हमारे साथ अतिथि भी जुड़े हैं, लेकिन जो बात अभी तकनीकी आधार पर थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से जुड़े पत्रकार ने कही थी, उसको हम आपको मैप के आधार पर समझाना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पर ये वो मैप है जिसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो नेहरू के गलती के कारण हमको हमारे हिंदुस्तान के नक्शा के साथ छेड़छाड़ स्वीकार करनी पड़ी। इसको पाकिस्तान में घुसकर मारा, ये कहना तकनीकी आधार पर गलत है, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हम पाकिस्तान जिसको हमारा हिस्सा ऐसा कहकर कब्जा करके बैठा है, उस चोरी के घर में तो हमने उसको घुसकर मारा ही है, जो हमारा अपना घर है। और यहां पर घुसकर मारना भी हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ, और इसलिए यहां जाकर कार्रवाई करना यह भी भारतीय सेना और खास करके दिल्ली को और अर्थात देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन करने योग्य घटना है। और इसलिए यह हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हम आपको यह पूरा ऑपरेशन का एक सीक्वेंस भी कैसा रहा होगा, इसको वीडियो में भी समझाते हैं कि आखिर यह पूरा सीक्वेंस कैसे रहा होगा। हिंदुस्तान की सेना ने रात को 12:30 बजे ऑपरेशन चालू किया। MI-71 हेलीकॉप्टर के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर, पाकिस्तान मतलब मैं तकनीकी आधार पर फिर कहता हूं कि LOC के अंदर घुसकर, जहां पर लॉन्चिंग पैड है अर्थात भारत के अंदर घुस बैठिए, जहां से घुसपैठ करने के लिए अपनी पोजीशन लेकर अपना स्ट्रैटेजी अंजाम देते हैं, उस क्षेत्र पर यह अटैक किया गया। भारत के कमांडो ने 100 के करीब कमांडो थे, विभिन्न हेलीकॉप्टर के द्वारा यह कार्रवाई हुई। नाइट विजन कैमरों के साथ ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह हम आपको रिकंस्ट्रक्टेड वीडियो दिखा रहे हैं। इसमें हमारे हेलीकॉप्टर
हम आपको एक लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं भारतीय सैनिकों का। ये देखिए, ये खुशी मनाई जा रही है। ये अभी लाइव वीडियो हमारे पास आए हैं जिसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये है हिंदुस्तानी सैनिकों का आनंद है जो कि इस घटना के बाद उनको, ये वीडियो किस लोकेशन पर से है अभी आपको अपडेट देते हैं, लेकिन आप इस खुशी के इजहार को समझ सकते हैं। बैकग्राउंड में भी आप समझ सकते हैं, सेना के कैंप के अंदर का ये वीडियो है। चलिए, ऐसे वीडियो अभी और आएंगे। हिंदुस्तान में, देश भर में खुशी मनाई जा रही है, त्योहार मनाया जा रहा है। दिवाली दशहरे में तो अभी टाइम है, लेकिन उसके पहले ही मोदी ने जो एलओसी के पार फटाके फोड़े हैं, उसकी गूंज हिंदुस्तान के हर गली में, हर घर में, हर चौराहे पर दिख रही है। तो सेना पीछे कैसे रहेगी जिसने ये काम किया है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, हम कहना चाहते हैं, ये श्रीनगर से बोल रहे हैं। ये जो आपके पैनल में जो एक्सपर्ट बैठे, आपके पैनल पे जो एक्सपर्ट बैठे हैं, कह जी सर, ये जो आपके एक्सपर्ट बैठे हैं, जी सर, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर और इंडिया का अटूट हिस्सा है, तो जो श्रीनगर में यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है वहां का सनवार में, वो यहाँ क्या कर रहा है? अनिल जी, यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है श्रीनगर में, वो एक आदमी और एक ड्राइवर है। उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान। ये सन 1948 में खड़ा हुआ था और उसके बाद हमने इसको मानने से स्वीकार किया है, मानने से मना किया है। आपको ये जानकारी शायद नहीं होगी कि उन्मोजिप में जो भी अफसर पोस्टेड होता है यूएन का, उसको भारत की बॉर्डर की तरफ जाके किसी यूनिट को में जाना मना है। वो खाली पाकिस्तान की तरफ ही रह के जो कार्रवाई करना चाहता है कर सकता है। इसीलिए वो एक्चुअली वो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं चलती, खाली यूएन की वजह से वो एक आदमी उधर बैठा हुआ है। और ये हमारी एक तरीके से शालीनता भी है। बिल्कुल। नहीं तो यूएन को मानने वाले चाइना को, यूएन को ठेंगा दिखाने वाले चाइना या दुनिया को बेईमानी बेचने वाले पाकिस्तानी और उनके हमदर्द ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। हम तो अभी भी कहते हैं जो यूएन रेजोल्यूशन है जिसके मुताबिक आपने पूरा पीओके पाकिस्तान ने छोड़ के वापस जाना है वो करें, उसके बाद हम इस यूएन मिशन को मानेंगे। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, सुरेश चौहान जी, नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, मैं ये कह रहा था, विकास शर्मा बात कर रहा हूँ सर, जिला बागपत, स्टेट यूपी से। बोलिए बोलिए। सर, बड़ी विडंबना है हमारे देश की, एक छोटा सा देश हमारे देश पे हमला करता है और हम लोग उसके जवाब में 38 मारते हैं, उसके 38 आतंकवादी, सॉरी, ठीक है ना। हम 38,000 मारने चाहिए थे ना उस टाइम पे। आएंगे, ये भी दिन आएंगे। अब तो एलओसी के पार जाके मच्छरों को मारने पर भी हिंदुस्तान कतराता था, अब तो कम से कम आतंकवादियों को जाकर मारा है। हाँ जी, 38,000 आदमी को मारिएगा, आएंगे। बड़ी खुशी होगी हमें उस दिन। धन्यवाद। क्योंकि आप तो केवल ये जो नारा है आपकी बार मोदी सरकार, मैं कहूंगा कि आपकी बार हिंदुस्तान की सेना एलओसी के पार। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। ये भारतीय सेना उरी आतंकवादी का हमले का बदला लिया, ये कदम तो अच्छा है, पर उरी हमले के बाद पीओके भारत का होना चाहिए था। यूएसए पाक को हथियार देता है, उस पर भारत को विश्वास कम करना चाहिए। जो लोग तथा पाक का पानी व व्यापार पूरा रोकना चाहिए, पाक को पूरा तबाह कर देना चाहिए। और जो लोग परमाणु बम के हमले से भारतीय सेना को डराते हैं, उनको गोली मार लीजिए। उनके एजेंट है एनडीटीवी के बरकत, इंडिया टुडे का राजीव से। चलिए नाम मत लीजिए, हम आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी सिंह जी, जैसे नरेंद्र मोदी ने एक सरप्राइज विजिट दी थी पाकिस्तान में, अब हमारी सेना ने भी ये सरप्राइज दे दिया।
जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया है, बड़ा अच्छा तोहफा दिया है। मोदी जी ने जाके केक खाया था उनके साथ और हमने उनको काल गोली खिला दी है, तो उसका बदला ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। ऐसा ही होना चाहिए। यदि अगर हमारे शराफत को इसका जवाब बदमाशी से देंगे तो फिर बदमाशी का जवाब हम गोली से देंगे। बिल्कुल। अनिल जी, ऐसे सरप्राइज का अब पाकिस्तान क्या जवाब दे सकता है, ये भी एक विचार लोगों के मन में है। ऐसे सरप्राइज का आज की तारीख में पाकिस्तान कोई जवाब नहीं दे सकता। आप उनके रिएक्शन देखिए। सुबह उनके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे 2 सैनिक मारे गए, फिर खबर आती है कि वो 2 सैनिक ट्रांस बॉर्डर ट्रांस एलसी फायरिंग में मारे गए, ना कि इस हमले में। फिर उनके विदेश मंत्री बोलते हैं कि हम आपको, डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। फिर उनकी आर्मी बोलती है ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। तो ये क्या रिएक्ट करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस है ही नहीं आज की डेट में पाकिस्तान। और उनकी आर्मी और जो हैं उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक हमला हिंदुस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकते। और तभी हमने ये 7-8 दिन लिए रिएक्ट करने के लिए, ताकि हम अपनी तरफ से अपनी पोजीशन को एकदम बरकरार और तगड़ा बना के रखें, ताकि ऐसा कोई हमला हमारे पे ना हो। बिल्कुल। और साथ साथ में जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो लोग पिछले उरी के हमले से लेकर अब तक प्रधानमंत्री पे बड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उनके ही समर्थक वो आज बड़े खुश है और मोदी को बहुत बड़ी तारीफ दे रहे हैं। अनिल जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। क्योंकि किसी भी जैसे कि पहले दिन ही बोला था हमारे पॉलिटिशियंस ने कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमको सोच समझ के और एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ आर चूजिंग, ये हमारे डीजीएमओ जनरल रणवीर सिंह जी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे और वो ही करके दिखाया आज रात को, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग। बिल्कुल। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये इशारा पहले ही किया था, केरला के भाषण का वो हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, लेकिन कितने संयम के साथ मोदी जी ने घटना को अंजाम दिया भी, लेकिन तब तक ये बाहर नहीं भी आने दिया। केरला का ये भाषण का हिस्सा। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी सिंह जी कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा सेना भी है। बिल्कुल सही बोले आप। देखिए, भारतीय सेना में तो दम डे वन से ही है, शुरू से ही। हमारा तो 71 के बाद पहली बार हुआ है चौहान के साथ ये कि 45 साल में एलओसी को क्रॉस करने का हुक्म किसी हुक्मरान ने दिया है। इससे पहले इतनी घटनाएं हुई हैं, कभी हमने किया ही नहीं। 1999 में कारगिल के युद्ध में भी वाजपेयी साहब ने बोला कि देखिए एलसी आप क्रॉस मत करेंगे, एलसी की सेंसिटिविटी को मेंटेन रखना है। तो अभी तो पहली बार ही ऐसा हुआ है, क्योंकि राजा जो है, आप सही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल सही कहना है कि देखो शराफत दिखाएंगे, शराफत दिखाओगे तो फिर बदमाशी दिखाएंगे, और वो उसका अंजाम हो गया है। अब पाकिस्तान की जो मेरे मित्र कह रहे थे कि वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर सकता है पाकिस्तान। उसके पास 2-3 ऑप्शन हैं शॉर्ट ऑफ एनी एस्केलेशन। पहला तो टिट फॉर टैट के स्पेशलाइज्ड फोर्सेस से कहीं पे हमला करवा दे, दूसरा एलसी को एक्टिवेट कर दे, तीसरा कोई और आतंकवादियों को भेजे या और बड़ा हमला करवाए। 3-4 ऑप्शन उनके पास हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि मुंह कैसे दिखाएंगे। देखिए, अभी भारतीय सेना के पास इतनी कैपेबिलिटी है, यदि उन्होंने दुस्साहस किया भारत में घुसने का, तो उनको यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ से हमें भेजनी पड़ेंगी थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। वापस नहीं जाएंगे, ना मशीन जाएगी, ना लेकिन वो तो अपने सैनिकों की डेड बॉडी को नकारने के लिए जाना जाता है। दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही। 1990 में उन्होंने किया, 1999 में किया, कारगिल में किया उन्होंने, तो करते रहते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। मगर देखिए कब तक करेंगे, कितना करेंगे। जब वो उनकी लाशें जो घर वाले हैं फौजियों के, वो तो चिल्लाएंगे ना। 1999 में उन्होंने बहुत चिल्लाए, बहुत लोगों ने मुजाहरे किए कि हमारे डेड बॉडी जवानों की एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हमने बाद में भेज दी कुछ बॉडी को, उसको हमने क्रिमेट किया। तो ठीक है, जैसा भी करना चाहे उनकी मर्जी है, मगर जब आएंगे तो लाशें जो हैं वहां से उठा के जाएंगे, यहाँ पे जिंदा कोई नहीं जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप।
हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार श्री चौहान जी, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए खुराना जी। हाँ, मैं सबसे पहले तो भारतीय सेना को बधाई देना चाहता हूँ और आपको भी कि आप इतना सभी लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं अपना एक दूसरा अनुभव विचार देना चाहता हूँ, वो ये कि सुबह से सभी मीडिया और पूरा एक उत्साह से मना रहे हैं, उत्सव से मना रहे हैं, लेकिन मेरा एक ये निवेदन है कि भारत के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान के आतंकवादी तो हमने मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान समर्थित बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में हैं। हर दूसरे चौथे दिन भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में लगे, कुछ दिन अभी उससे 1 दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाए, उन पे 200 कार्यकर्ताओं के ऊपर देशद्रोह का जो मुकदमा हुआ। भारत की जो आम जनता है वो सिर्फ सेना का उत्साह बढ़ाने का काम ही ना करे, बल्कि खुद भी ऑन ग्राउंड अपनी टेरिटरी को ऐसे देशद्रोहियों के विरुद्ध लेकिन खुराना जी ऐसा भी लग रहा है ना कि जो सीमा के अंदर का पाकिस्तान है वो सीमा के उस पार के पाकिस्तान के भीगी बिल्ली बनकर बैठने से भी डर गया होगा। चलिए शायद खुराना जी संपर्क टूट गया। अनिल जी, जो बात इन्होंने उठाई इस पे तो हम अलग से एक बिंदास भी करने की सोच रहे, लेकिन क्या सीमा के उस पार के पाकिस्तान का जो रणनीतिक हम इतना ध्यान दे रहे हैं और सीमा के उस पार होने के कारण हमको गोली चलाना और कार्रवाई करना भी आसान है, हिंदुस्तान की सीमा के अंदर के मिनी पाकिस्तान का क्या? उसका मेरी तरफ से तो एक ही सोल्यूशन है कि ये जितने भी ये गिलानी और अंद्राबी लोग हैं इनको पकड़ के सबसे पहले जेल में डालिए, और कश्मीर से जितना दूर उतना अच्छा। लेकिन जेल की रोटी भी क्यों, इनको पहले भी 5 स्टार की रोटी हम स्पॉन्सर कर ही रहे, अभी जेल की भी खिलाओ। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम एक सभ्य देश है, यू नो वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। हाँ नहीं, लेकिन ये सभ्यता ही तो हमारे लिए हमेशा समस्या बनती रही है ना। पर इनको आप गोली भी तो अभी नहीं मार सकते ना। नहीं, उधर भेज दीजिए ना। हाँ वो जरूर, वो तो आपने क्यों, तो आपने फिर इनको पासपोर्ट एक ऐसी भी स्ट्राइक करनी चाहिए कि गिलानी जैसे जो सारे देश के गद्दार है, जो हिंदुस्तान का दूध पी के हिंदुस्तान के ही ऊपर सांप के नाते फुंकाते हैं, इनको एक बार एक ऐसी भी स्ट्राइक करनी चाहिए कि उधर फेंक के आना चाहिए। नहीं तो फेंकना था उस टाइम, फिर उसको वीजा और पासपोर्ट देके भेजा क्यों गिलानी को, जब वो मोंटी कार्लो में घूम रहा था? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये जो फैसला है ये तो खाली सरकार ही कर सकती है। बिल्कुल, और आशा है कि सरकार अब ये भी करके दिखाए। बिल्कुल, क्योंकि और करना भी पड़ेगा। जो मांग रहा है इसको देना जरूरी है। ये दिल्ली को पहली बार महसूस हो रहा है, और इसलिए ये देश चाहता है कि जो सीमा के अंदर के पाकिस्तान परस्त गिलानी जैसे तमाम जो देशद्रोही नमक हराम है, इन लोगों को जो सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है उनको ना केवल बंद किया जाए, बल्कि इनको सीमा पार पाकिस्तान में फेंका जाए। बिल्कुल मैं सहमत हूं। हमारे साथ कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। आरपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोल लीजिए। जवान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर वर्ल्ड का सरदार जो है, लीडर जो है पाकिस्तान है, अगर वहां पे खात्मा हो जाता है तो ये चुपचाप अपने आप ही बैठ जाएंगे। जब तक गुंडों का सरदार कामयाब रहता है तब तक ही गुंडे काम करते हैं। उसके बाद जब गुंडों का सरदार मर जाता है तो वो बिखर जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, 2-4 बार स्ट्राइक होने दीजिए, ये अपने आप चुप बैठ जाएंगे। इनका कोई चिंता की बात नहीं है। भारत का में बैठ के पाकिस्तान के नारे क्या, ये भारत को जिंदाबाद बोलेंगे हमेशा। इनको ऐसा सबक मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर के सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत समय से चिंता है, वो ये है कि बहुत सा पैसा ISI के द्वारा भारत में हवाला चैनल आता है, और ऐसे जो लोग हैं सईद गुलानी जैसे हुए या जो नारे वगैरह लगाते हैं, जहांगीरपुरी जैसे जितेंद्र जी बोल रहे थे, ये पेड वर्कर हैं। इनको पैसा आता, वो हमें जो करना पड़ेगा वो सप्लाई उनकी पैसे की बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, तभी ये बात बनेगी यहाँ। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ हेलो सर, नमस्ते, हम राहुल। बोलिए। बधाई हो। हाँ आपको भी। विजयदशमी से पहले विजयदशमी मन गया, पाकिस्तान को घर में घुस के मार दिए हम लोग। बिल्कुल, बस सर, धन्यवाद। धन्यवाद। अनिल जी, आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है। भले उनके पास तकनीक के आधार पर देने के लिए प्रतिक्रिया ना हो, लेकिन उनके मन के अंदर वो समाधान है, वो संतुष्टि है, वो आनंद है जो व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आज 48 के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि हमको अपने POK के अंदर जाके उनको मारना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत सही बात है। बिल्कुल। अब इसके बाद पीओके, हमारा जो पीओके है जहां पर ये सब कुछ चल रहा है, उसको वापस लेने की कार्रवाई की दिशा में भी आगे बढ़ने का ये राइट टाइम है। इतना Absolutely. पाकिस्तान जकड़ा हुआ है, पहली बार इतना उसका नाक और मुंह दबाया गया है कि अब पाकिस्तान को इससे थोड़ी सी भी ढील नहीं देनी चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, वंदे मातरम। मैं कुंदन बात कर रहा हूँ सुरेश जी। बोलिए कुंदन जी। आतंकवाद पर भारत के विजय प्रारंभ दिवस की आपको ढेर सारी बधाई। आज से प्रारंभ हुआ इसकी प्राप्ति का, और हमारी सेना और केंद्र सरकार को मैं साधुवाद देता हूँ। यदि आपकी अनुमति और थोड़ा समय मिले तो मैं पाकिस्तानी बंधु जो बैठे हैं उनसे एक संदेश देना चाहता हूँ, यदि अनुमति हो तो, समय हो तो। बोलिए। हाँ, पाकिस्तानी बंधु जो है, उनके और मेरे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई करके आजादी प्राप्त की। उनके पूर्वजों ने कहा वे हमारे साथ नहीं रह सकते, भारत मार के टुकड़े करके उनको एक टुकड़ा दिया गया। फिर भी हमने जहर झूठ पी लिया और कहा कि पाकिस्तान समृद्ध रहे, आबाद रहे, सुखी रहे, हर पाकिस्तानी सुखी रहे। परंतु पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई ने सदैव हमारे अस्तित्व को खत्म करने के दुष्प्रयास और दुस्साहस किया है। अब हमारे धैर्य का बांध टूट चुका। क्यों? कि हमारे अस्तित्व पे बन आई है। तो पाकिस्तानी बंधु से मेरी प्रार्थना है कि उनके देश में जो उनके हुक्मरान और उनके जो सेना जो उदंडता करके भारत से दुश्मनी कर रहे हैं, उसमें निर्दोष पाकिस्तानी भी मारे जाएंगे। ये बात एक अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सही कह रहे हैं आप कि हमारी व्यक्तिगत लड़ाई पाकिस्तानी जनता से नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भी उनको एड्रेस किया है, हम भी ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका राजा अर्थात आपकी सरकार, आपकी सेना अगर कोई ऐसी गलती करती है तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और इसलिए अभी पाकिस्तान के अंदर से आवाज उठनी चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई गलती पाकिस्तान ना करे। सोशल मीडिया पर इसके पहले दिल्ली को लेकर कोसने वाली तमाम कविताएं आती थी। हमने भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में या इस चैनल पर कई कविताएं पढ़ी, लेकिन एक कविता आज आई है, अभी अभी आई है, मैं पहली बार इसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। राष्ट्रद्रोह के रावण की सांसों का घोड़ा ठहर गया, सरहद पार तिरंगा अपना स्वाभिमान से लहर गया। आतंकवाद से लड़ने की शक्ति आई दरबार में, इसलिए सेना ने मारा एलओसी के पार में। आज सियासत बदल गई है डरते डरते जीने की, उग्रवाद ने नाप देख ली 56 इंची सीने की। अरे शरीफो आंख खोलकर समझो जरा, इशारों को राख समझकर अब मत छूना अग्नेय अंगारों को, वरना घायल रावलपिंडी अपना खुदा पुकारेगी, जब भारत की सेना आपके अंदर घुसकर मारेगी। लाल रंग के बलिदानों से अजय अमर खाकी है, अरे मियाँ ये टेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अरे मियाँ ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। कार्यक्रम के आखिर में एक प्रतिक्रिया लेते हैं आरपी जी। जी देखिए, अभी ऐसा है कि ये तो शुरुआत है और अच्छा मैसेज गया है भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से। पाकिस्तान को समझना चाहिए और अपनी बदमाशी बंद करके उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे आके जो बाकी बातें हैं, हाँ उनकी अगर मदद चाहिए हमारे को, हमारी उनको टेररिस्ट को खत्म करने के लिए हम उनको मदद देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके जो टेररिस्ट हैं उनकी काबू में नहीं है, ना सेना के काबू में आज, ना सरकार के काबू में है। इसलिए हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। किंतु वो बैठे तो सही, हमें बताएं तो सही समस्या क्या है। नवाज शरीफ जो है वो रायल शरीफ से डरता है, रायल शरीफ जो है आतंकवाद से डरता है। वहां पर पता ही नहीं किसकी सरकार चल रही, कौन कंट्रोल में है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, चलिए अनिल जी, लेकिन क्या जो देश इतिहास से सीख ही नहीं लेता, 3 बार हिंदुस्तान से टकराने के बाद, मुंह की खाने के बाद, हारने के बाद, दुनिया भर में चीतू होने के बाद भी नहीं सुधरता, क्या वो एक सर्जिकल स्ट्राइक से सुधर जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से सुधरना शुरू होगा, क्योंकि अगली स्ट्राइक में बलूचिस्तान जाएगा, उसके बाद नॉर्दर्न एरिया जाएंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमको लेना चाहिए, जो हमारा इलाका है। जब पानी बंद होगा सिंधु नदी का जाना उधर और खाली पंजाब रह जाएगा, तब उनका दिमाग ठिकाने आएगा, खुद समझ जाएंगे। चलिए
हम इसी विषय पर आगे भी आपके सामने मुद्दा लेकर आए। मैं तीनों अतिथियों का आभारी हूं कि आज के कार्यक्रम में जुड़े। मैं कॉलर का भी आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में जुड़कर आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज बिंदास का दिन ना होते हुए भी हमने विशेष बिंदास आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया कि हमारे देश के जवानों ने एक अदम्य शौर्य दिखाते हुए, दिल्ली ने कायरता छोड़ सामर्थ्य दिखाते हुए पाकिस्तान में LOC के पार घुसकर जो कार्रवाई की है उसका विशेष धन्यवाद होना चाहिए। आज तमाम दर्शकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, पाकिस्तान की कोई घिनौनी हरकत, कोई षड्यंत्र या सरफिरी कार्रवाई के दौरान भी हमको विचलित नहीं होना है। अब हमको दिल्ली पे भरोसा रखना है, सीमा पर खड़े हमारे जवानों के बाहों भुजाओं पर और उनके शौर्य पर भरोसा रखना है। अगर कुछ सावधानी बरतनी ही है तो सीमा के अंदर के पाकिस्तान से बरतनी है। आंखों में तेल डालकर, रात में जगकर अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दीजिए। कोई पाकिस्तान परस्त सीमा के अंदर कोई गड़बड़ ना करे, इसकी जिम्मेवारी आपको और मेरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।